फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। उसके जवाब में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी इस हार से बौखलाई हुई थी। वे किसी भी तरह भारत को बदला देना चाहते थे और इसी बदले की आग में आईएसआई के हैंडलर्स ने लश्कर ए तैयबा के 5 सबसे खतरनाक फिदाइनों को चुना। इन 5 आतंकियों के नाम थे अब्दुल रहमान, इमरान खान, फैजल अहमद, हबीबुल्लाह और मोहम्मद असलम। ये पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गांवों से आए थे। इन्हें बचपन से ही मदरसों में जिहाद का जहर पिलाया गया था। इनके दिमाग में यह बात भर दी गई थी कि काफिरों को मारना उनका धार्मिक कर्तव्य है। मुजफ्फराबाद के एक गुप्त कैंप में इन्हें हर रोज 12 घंटे की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। सुबह 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर की दौड़, रॉक क्लाइंबिंग, स्नाइपर शूटिंग, आईईडी बनाना, घात लगाकर हमला करना। पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर जहांगीर खान ने इन्हें पर्सनली ट्रेन किया था। उसने इन्हें बताया था कि कैसे भारतीय सेना की निगरानी से बचकर एलओसी पार करनी है। और अब अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, आईएसआई ने सोचा कि यह सही वक्त है हमला करने का। 1 अप्रैल की दोपहर कुपवाड़ा के कमांड सेंटर में बैठे जाट रेजिमेंट के एक ड्रोन ऑपरेटर लांस नायक विकास शर्मा की नजर स्क्रीन पर पड़ती है। उसे एलओसी के पास शमशावरी रेंज की पहाड़ियों पर बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पहले लगा कि शायद किसी जंगली जानवर, स्नो लेपर्ड या भालू के निशान होंगे, लेकिन विकास एक अनुभवी ड्रोन ऑपरेटर था। उसने तुरंत ड्रोन के कैमरे को झूम किया और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। निशान एक सीध में थे, बिल्कुल मिलिट्री फॉर्मेशन में, 5 लोग, एक के पीछे एक, बीच में बराबर की दूरी। यह कोई जानवर नहीं था, ये ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स थे। विकास ने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, सर एलओसी ब्रीच, 5 संदिग्ध मूवमेंट, शमशावरी रेंज, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। तुरंत अलार्म बजता है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय त्यागी ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, 8 जाट रेजिमेंट की क्विक रिएक्शन टीम को तुरंत डिप्लॉय करो। उन घुसपैठियों को जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। पहली मुठभेड़ 1 अप्रैल शाम 8 जाट रेजिमेंट के जवानों की एक टुकड़ी, कुल 15 सैनिक, उसी वक्त उन निशानों का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। उनके पास टेवर TR-21 असॉल्ट राइफल्स थी। ये इजरायली डिजाइन की राइफल है, कॉम्पैक्ट, लाइट वेट। हाई एल्टीट्यूड पर यह वेपन बेस्ट है क्योंकि इसका शॉर्ट बैरल एक्सट्रीम कोल्ड में जाम नहीं होता। नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजर्स, ग्रेनेड्स, सब कुछ था उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बर्फ। हर कदम पर घुटने तक बर्फ में ढंसना। 15 किलो का गियर, -15 डिग्री की ठंड, ऑक्सीजन की कमी। फिर भी हमारे जवान रुके नहीं। बर्फ में चलते हुए घंटों बाद शाम के वक्त हमारी फौज का सामना उन 5 आतंकियों से होता है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू होती है। टा 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 AK-47 की आवाज पहाड़ियों में गूंजती है। लेकिन ये आतंकी बेहद चालाक थे। वे जानते थे कि खुले में लड़ना बेवकूफी है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और वहां बर्फ का तूफान, ब्लिजार्ड आ रहा था। विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। 5 मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी खराब मौसम और ढलती शाम का फायदा उठाकर वो आतंकी वहां से भाग निकलते हैं। देवदार के घने जंगलों में घुसकर गायब हो जाते हैं। 2 अप्रैल की सुबह कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कर्नल अजय त्यागी, ब्रिगेडियर राजेश कुमार और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सब मौजूद थे। ये आम घुसपैठिए नहीं हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर संदीप राणा ने कहा। हमारी सूचना के अनुसार ये लश्कर ए तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। इनका मकसद है श्रीनगर या अवंतीपोरा में किसी बड़े सॉफ्ट टारगेट पर सुसाइड अटैक करना। अगर ये रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंच गए, ब्रिगेडियर ने कहा, तो हमें दूसरा पुलवामा देखने को मिल सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इन्हें रोकना होगा, किसी भी कीमत पर, कर्नल त्यागी ने आदेश दिया। उसी दिन दोपहर को 41 राष्ट्रीय राइफल्स RR की एक टीम को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। इनके साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी थे। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन आतंकियों ने अपने आप को बेहद चालाकी से छुपा रखा था। दोपहर 3 बजे 41 RR की टीम को फिर से आतंकियों के निशान मिले। एक बार फिर मुठभेड़ हुई, लेकिन इस बार आतंकियों ने एक नई चाल चली। उन्होंने पहाड़ की छोटी से नीचे की तरफ फायरिंग शुरू की। ये एक टैक्टिकल एडवांटेज था। ऊंचाई से शूट करना आसान होता है। और फिर जब हमारी फौज ऊपर चढ़ने लगी तो आतंकियों ने बर्फ के ढेर को धक्का देकर एक छोटा अवलांच ट्रिगर कर दिया।
बर्फ का एक विशाल ढेर नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। अवलांच, सब पीछे हटो, एक जवान चिल्लाया। हमारे सैनिक तुरंत साइड में हट गए, लेकिन एक जवान, सिपाही राकेश कुमार, बर्फ में फंस गए। उनके दो साथियों ने तुरंत उन्हें खींचकर निकाला। एक बार फिर आतंकी बच निकले। 3 अप्रैल। अब 48 घंटे हो चुके थे। सेना ने 3 बार आतंकियों को घेरा। 3 बार वे बच निकले। कर्नल त्यागी जानते थे कि अब रणनीति बदलनी होगी। हमें ऐसी यूनिट चाहिए, उन्होंने कहा, जो इन जंगलों में घुसकर इनकी ही भाषा में इनसे लड़ सके। हमें ऐसे जवान चाहिए जो मौत से नहीं डरते, जिनके लिए इम्पॉसिबल शब्द डिक्शनरी में नहीं होता। ब्रिगेडियर राजेश कुमार मुस्कुराए। सर, एक ही यूनिट है जो यह कर सकती है। कौन? पैरा स्पेशल फोर्सेस। 4 अप्रैल 2020। सेना का सब्र अब टूट चुका था। एक हाई लेवल मीटिंग की गई और फैसला लिया गया कि अब इन आतंकियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आसमान में हेरन यूएवी ड्रोन उड़ाए गए। ये ड्रोन इजराइल से खरीदे गए हैं। इनमें एडवांस थर्मल सेंसर्स लगे होते हैं। इन ड्रोन्स के थर्मल सेंसर्स ने -15 डिग्री की ठंड में पेड़ों के नीचे छिपे उन 5 आतंकियों के शरीर की गर्मी को पकड़ लिया। आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी थी। इलाका था रंडोरी बहक। ये एक बेहद खतरनाक टेरेन था। चारों तरफ क्लिफ्स, नीचे हजारों फीट गहरी खाई, और अब बारी थी चूहों के बिल में शेरों को उतारने की। इस मिशन के लिए चुनी गई 4 पैरा एसएफ की एक स्पेशल टीम। इस टीम में कुल 6 कमांडोज थे। 4 अप्रैल की रात चांद की रोशनी से कुपवाड़ा के बर्फीले पहाड़ चमक रहे थे। आसमान एकदम साफ था। तारे चमक रहे थे, लेकिन तापमान गिरकर -18 डिग्री पर पहुंच चुका था। श्रीनगर के एयरबेस से एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। यह एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, भारत में बना हुआ। इसके अंदर बैठे थे वो 6 पैरा एसएफ कमांडोज। हर एक के पास टेवोर TAR-21 असॉल्ट राइफल, 9 मिलीमीटर ग्लॉक पिस्टल, साइड आर्म, 6 मैगजीन, 180 राउंड्स, 4 हैंड ग्रेनेड्स, कॉम्बैट नाइफ, नाइट विजन गॉगल्स, NVG, GPS डिवाइस, मेडिकल किट, इमरजेंसी रैशंस और सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट। हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए रंडोरी बहक की छोटी के पास पहुंचता है। पायलट विंग कमांडर अरुण शर्मा ने हेलीकॉप्टर को हवर पोजीशन में रोका। 30 सेकंड्स, पायलट ने हेडसेट में अनाउंस किया। कमांडोज ने अपनी सेफ्टी हार्नेसेस चेक की। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, एकदम तेज, एकदम ठंडा। एक मोटी रस्सी, फास्ट रोप, नीचे लटकाई जाती है। गो गो गो! एक के बाद एक 6 कमांडोज उस रस्सी को पकड़कर नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई, नीचे सिर्फ बर्फ, अंधेरा और मौत। लेकिन इन जवानों की आंखों में जरा भी डर नहीं था। जमीन पर शिकार शुरू। जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो उन्हें महसूस हुई, बर्फ की गहराई। कमर तक बर्फ थी। स्विच टू फॉर्मेशन अल्फा, सूबेदार संजीव ने हाथ के इशारे से कहा। पैरा एसएफ में ज्यादातर कम्युनिकेशन हैंड सिग्नल से होता है। रेडियो सिर्फ इमरजेंसी में यूज होता है। टीम ने खुद को 2-2 की 3 पेयर्स में बांट लिया। पेयर 1 सूबेदार संजीव प्लस पैराट्रूपर अमित पेयर, 2 हवलदार देवेंद्र प्लस पैराट्रूपर बालकृष्ण पेयर, 3 पैराट्रूपर छत्रपाल प्लस पैराट्रूपर सोनम। उनके नाइट विजन गॉगल्स NVG एक्टिवेट थे। पूरी दुनिया हरे रंग में दिख रही थी। अपनी असॉल्ट राइफल्स को चेस्ट से लगाए ये कमांडोज बिल्कुल खामोशी से, बिना एक शब्द बोले, लगातार 5 घंटे तक उस कमर तोड़ बर्फ में आतंकियों के निशानों का पीछा करते रहे। हर कदम पर चुनौती थी। बर्फ में पैर फंस जाता, निकालना पड़ता, फिर अगला कदम। 15 किलो का गियर, ऑक्सीजन की कमी, सांस फूल रही थी, लेकिन रुकना नाम की कोई चीज नहीं थी इनकी डिक्शनरी में। सुबह के करीब 4 बजे अंधेरा छटने लगा था। पूर्व में आसमान हल्का नीला होने लगा था। तभी सबसे आगे चल रहे सूबेदार संजीव को बर्फ पर बिल्कुल ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर उठाई। यह सिग्नल था, रुको, दुश्मन पास है। सभी कमांडोज फ्रीज हो गए, एकदम स्टिल। संजीव ने अपने थर्मल इमेजर से स्कैन किया। 200 मीटर आगे पेड़ों के नीचे 5 हीट सिग्नेचर्स, आतंकी मिल गए थे। संजीव ने फिर से हैंड सिग्नल दी। टीम टैक्टिक फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगी। द फॉल, मौत का झटका। सबसे आगे हवलदार देवेंद्र और पैरा ट्रूपर बालकृष्ण थे। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता वे आगे बढ़ रहे थे। उनकी राइफल्स रेडी थी, फिंगर ट्रिगर पर।
तभी क्रैक। जिस बर्फ पर देवेंद्र और बालकृष्ण चल रहे थे वो असल में कोई जमीन नहीं थी, बल्कि पहाड़ के किनारे लटकती हुई बर्फ की एक परत थी जिसे स्नो कॉर्निस कहते हैं। छज्जा टूटा और पलक झपकते ही दोनों कमांडोज नीचे की तरफ गिर पड़े। नो! पीछे से अमित की चीख निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे चल रहे बाकी 4 कमांडोज को कुछ समझ नहीं आया। वे रेंगते हुए क्रॉल करते हुए खाई के किनारे पहुंचे और नीचे झांका। जो नजारा था उसने उनके खून को जमा दिया। द केव, मौत का कमरा। देवेंद्र और बालकृष्ण लगभग 20 फीट नीचे एक छोटी सी बर्फीली गुफा में गिरे थे और उनके ठीक सामने महज 10 से 15 फीट की दूरी पर पांचों के पांचों लाशकर आतंकी बैठे थे। दूरी इतनी कम थी कि बंदूक उठाने का भी वक्त नहीं था। अगर वे आतंकी अपनी AK-47 की मैगजीन खाली कर देते तो दोनों कमांडोज वहीं भून दिए जाते, लेकिन भारतीय सेना के कमांडो का दिमाग बिजली से भी तेज चलता है। देवेंद्र और बालकृष्ण ने 1 सेकंड में सिचुएशन असेस कर ली। ऑप्शन 1, बंदूक उठाओ, लेकिन तब तक आतंकी पहले फायर कर देंगे, डेथ। ऑप्शन 2, पीछे हटो, लेकिन पीछे खाई है, कोई जगह नहीं, डेथ। ऑप्शन 3, आगे बढ़ो, आतंकियों पर टूट पड़ो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले दोनों को पता चल गया कि क्या करना है। देवेंद्र और बालकृष्ण ने बिना 1 सेकंड गवाए हवा में ही उन आतंकियों पर भूखे शेर की तरह छलांग लगा दी। जय हिंद! दोनों ने एक साथ चिल्लाया। आतंकी शॉक्ड थे। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई इतनी दूर से सीधा उन पर कूदेगा। देवेंद्र ने सबसे पास वाले आतंकी अब्दुल रहमान को टैकल किया। बालकृष्ण ने दूसरे आतंकी इमरान खान को जमीन पर पटका। ऊपर से सूबेदार संजीव, अमित, छत्रपाल और सोनम ने यह सब देखा। जंप नाउ! संजीव ने आदेश दिया और चारों ने भी बिना सोचे समझे उस 20 फीट गहरी गुफा में कूद लगा दी। मौत का तांडव। अब वह जगह इतनी छोटी और संकरी थी कि अगर हमारे जवान अपनी बंदूकों से गोलियां चलाते तो वह गोली अपने ही साथी को लग सकती थी। गुफा की चौड़ाई महज 15 फीट, लंबाई 20 फीट, ऊंचाई 6 फीट। इसलिए उन 6 कमांडोज ने एक ऐसा फैसला लिया जो मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे खौफनाक और बहादुरी भरे फैसलों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी बंदूकें पीछे फेंकी और शुरू हुआ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी निहत्थे हाथों और चाकुओं की जंग। देवेंद्र वर्सेस अब्दुल रहमान। देवेंद्र सिंह ने अब्दुल रहमान को जमीन पर दबोच लिया था, लेकिन अब्दुल भी कोई कमजोर नहीं था। उसने अपनी 9 मिलीमीटर पिस्टल निकाली। बैंग! गोली देवेंद्र के बाएं कंधे में लगी। खून छलक निकला, लेकिन देवेंद्र ने दर्द इग्नोर किया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अब्दुल की कलाई पकड़ी, पूरी ताकत से मरोड़ी। क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। अब्दुल की चीख निकली, पिस्तौल हाथ से छूट गई। देवेंद्र ने फिर अपनी कॉम्बैट नाइफ निकाली और एक झटके में अब्दुल रहमान ढेर हो गया। बालकृष्ण वर्सेस इमरान खान। इमरान खान ने अपनी AK-47 उठाने की कोशिश की, लेकिन बालकृष्ण, जो krav maga में ब्लैक बेल्ट थे, ने एक किक मारी। इमरान का हाथ पीछे की तरफ मुड़ गया। फिर बालकृष्ण ने एक एल्बो स्ट्राइक मारी, सीधे इमरान की नाक पर। क्रंच! नाक की हड्डी टूट गई, खून बहने लगा, लेकिन इमरान ने अपनी जेब से एक छुरा निकाला और बालकृष्ण की पीठ में घोंप दिया। बालकृष्ण को तेज दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर इमरान का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से इमरान की गर्दन को स्नैप! इमरान खान का शरीर लुढ़क गया, लेकिन इसी बीच बाकी 3 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। टिया ता 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 ता। गुफा के अंदर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। धुआं भर गया था और इसी क्यास में देवेंद्र सिंह के सीने में 3 गोलियां लगी। तिया अड! वे जमीन पर गिर पड़े। बालकृष्ण के पेट में 4 गोलियां लगीं। वे भी लड़खड़ाए, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने अपने हाथ से पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। वह पत्थर सीधा जाकर तीसरे आतंकी फैजल अहमद के सिर में लगा। फैजल लड़खड़ाया और उसी वक्त पैराट्रूपर अमित कुमार ने उस पर कूदकर हमला कर दिया। अमित कुमार 15 गोलियां खाने के बाद भी। अमित कुमार 27 साल का जवान फैजल अहमद पर टूट पड़े, लेकिन फैजल के पास AK-47 था। उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अमित के सीने पर पूरा बर्स्ट फायर कर दिया। ता 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 ता। 1, 2, 5, 10,
15 गोलियां। अमित कुमार के शरीर में 15 गोलियां घुस चुकी थीं। खून फाउंटेन की तरह बह रहा था। बुलेट प्रूफ जैकेट फट चुकी थी। एक आम इंसान 2 गोलियों में दम तोड़ देता है, लेकिन यह एक पारा एसएफ कमांडो था। 15 गोलियां खाने के बाद भी अमित जमीन पर नहीं गिरे। उनकी आंखों में अभी भी आग थी। उन्होंने आगे बढ़कर फैजल की राइफल छीनी। कुपवाड़ा की वह सफेद बर्फ अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। पांचों के पांचों खूंखार आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। सोनम शेरिंग तमांग, अकेले बचे कमांडो, ने तुरंत अपना इमरजेंसी रेडियो निकाला। बेस, दिस इज अल्फा टीम, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, 5 टैंगोज डाउन, बट वी हैव मल्टीपल कैजुअल्टीज, नीड इमीडिएट मेडवैक, ओवर। रेडियो के दूसरी तरफ से आवाज आई, कॉपी दैट अल्फा, हेलीकॉप्टर इनबाउंड, ईटीए 30 मिनट, हैंग इन देयर। सोनम ने अपने घायल साथियों को चेक किया। हवलदार देवेंद्र सिंह, 3 गोलियां सीने में, कोई पल्स नहीं, शहीद हो चुके थे। पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, 4 गोलियां पेट में, कोई पल्स नहीं, शहीद हो चुके थे। सूबेदार संजीव कुमार, अभी भी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर। पैरा ट्रूपर अमित कुमार, 15 गोलियां शरीर में, लेकिन अभी भी जिंदा, दिल अभी भी धड़क रहा था। पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, 2 गोलियां, अभी भी सांस चल रही थी। सोनम ने तुरंत मेडिकल किट निकाली। उन्होंने संजीव, अमित और छत्रपाल के घावों पर बैंडेज लगाई। खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। 30 मिनट बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचा। मेडिकल टीम ने तुरंत सभी को स्ट्रेचर्स पर लादा। हेलीकॉप्टर श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ उड़ान भरता है। श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचते ही सभी को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी। घंटों ऑपरेशन चला, लेकिन सूबेदार संजीव कुमार, अत्यधिक खून बह जाने के कारण ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पैरा ट्रूपर सोनम शेरिंग तमांग, सिक्किम का वो शेर जिसने अकेले दम पर अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, जिसने आखिरी आतंकी को मारकर मिशन को पूरा किया। सम्मान और शहादत भारत सरकार ने इस अदम्य साहस के लिए सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। पैरा ट्रूपर सोनम शेरिंग तमांग को शौर्य चक्र से नवाजा गया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने वाले पैरा ट्रूपर अमित कुमार, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण और हवलदार देवेंद्र सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया।